हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज की प्रैक्टिस सीरीज़ में जो हम लोग लेकर आए हैं वो एग्ज़ाम पेपर है, ठीक, जो 17 जुलाई 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। इस पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरे इसके आंसर हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। और डेली हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? अप्रोक्स 33 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हम लोग डेली 33 क्वेश्चंस करेंगे। तो 3 सेशन में हमारा पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक बंदरों का पेपर से रिलेटेड कोई ऐसी अपडेट्स आई नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा पेपर 20 को उसी बेसिस पे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी नोट्स लेकर बैठे होंगे और पेन लेकर बैठे होंगे। तो आउट ऑफ 33 आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आप दे पा रहे हैं। तो इसी बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो बिना देरी के, क्योंकि लंबा लेक्चर होगा, 33 क्वेश्चन है, तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए सभागार या ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को आमतौर पर किससे ढका जाता है? ठीक हो गया, आमतौर पर डैश से ढका जाता है। तो इसने लिखा है पहला ऑप्शन, ध्वनि अवशोषक पदार्थों से, ध्वनि परावर्तक पदार्थों से, पूर्णतः चुंबकीय पदार्थों से और चुंबकीय पदार्थों से। देखिएगा, प्रतिध्वनि को कम करना है, मतलब इको को कम करना है। ठीक हो गया, तो इको को कम किससे करेंगे हम लोग? ध्वनि अवशोषक पदार्थों से करेंगे। ध्वनि परावर्तक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो ध्वनि परावर्तित होकर हम तक ही आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर है क्या? ए ऑप्शन। ठीक हो गया, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स। इसका राइट आंसर है साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, जब जीवाश्म ईंधन को उच्च तापमान पर जलाया जाता है, ठीक हो गया, व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक, तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन मिलकर डॉट 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 लिखा डैश किया है कि प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं। किसकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं पूछना चाह रहे हैं आपसे। व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कॉम्बाइन टू यील्ड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ डैश किया है इसने। तो पहला ऑप्शन लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा लिखा है अमोनिया, तीसरा लिखा है ग्राउंड लेवल ओजोन और तीसरा लिखा है मरकरी, लास्ट लिखा है मरकरी। ठीक, तो जब जीवाश्म ईंधन को उच्च तापमान पर जलाया जाता है तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन मिलकर किस चीज़ की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं? तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO की प्रचुर मात्रा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि 33 क्वेश्चन करने तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, और आप भी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो इस टाइम पे इसका आंसर एनालाइज करके आप सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है? नसें, दीर्घ अध शाखा सिरा और लघु सिरा और धमनियां। ठीक हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर है धमनियां। तो धमनियां होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखा है। ठीक, तो इसमें क्या है? आर्टरीज। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? ठीक हो गया, तो जो आवेश है, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कुल मिला के घुमा फिरा के आपसे आवेश का मात्रक पूछना चाह रहा है। तो आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? तो कूलाम होगी, कूलाम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी वैरायटी के क्वेश्चन, इसी के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इनको फोकस कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की वह पर्यावरण संधि कौन सी है जो स्थलीय
जलीय और पक्षीय प्रवासी पशुओं और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैधिक मंच प्रदान करती है। क्योटो प्रोटोकॉल, बान सम्मेलन, ठीक, मिनामाटा सम्मेलन और रॉटरडैम सम्मेलन, ठीक हो गया। विच इज़ एन एनवायरमेंटल ट्रेटरी of the United Nations that provides a global platform for the conservation and sustainable use of terrestrial, aquatic and avian, ठीक हो गया, migratory animals and their habitats, ठीक। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, क्योटो जो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस गैस के क्या उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक हो गया। ग्रीन हाउस गैस के क्या उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या प्रतिबद्ध है, ठीक हो गया। जो बान सम्मेलन हुआ है, ठीक हो गया, बान सम्मेलन जो हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र की वह पर्यावरण संधि है जो स्थलीय, ठीक हो गया, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एवियन, ठीक हो गया, और जलीय और पक्षीय प्रवासी पशुओं और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैधिक मंच प्रदान करती है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और मिनामाटा जो सम्मेलन है, ठीक, मिनामाटा जो सम्मेलन है वो चारे के प्रतिकूल जो मिनामाटा सम्मेलन है वो पारे के, ठीक हो गया, मरकरी के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षा की वैश्विक संधि होती है, ठीक हो गया। और जो रॉटरडैम सम्मेलन हुआ था, रॉटरडैम सम्मेलन जो था वो खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि थी, ठीक हो गया। रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि थी, ठीक हो गया। तो राइट आंसर है क्या, बॉन कन्वेंशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, तरंग की कोणीय आवृत्ति और दोलन अवधि के गुणनफल का मान कितना होता है? 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 3 पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वेव? 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 3 पाई, ठीक। जो इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कोणीय जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा दोलन अवधि, ठीक हो गया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1/f, इक्वेशन नंबर 2 है। तो गुणनफल का मान कितना होता है, ठीक हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू बात करेंगे LHS से LHS मल्टीप्लाई होगा 2 पाई एफ इंटू 1/f, तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास 2 पाई, तो 2 पाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे व्यापक उच्चावच लक्षण कौन सा है, ठीक हो गया। विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, ठीक। वन, पर्वत, मैदान और पठार, तो मैदान इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। प्लेन्स इसका राइट आंसर है, ठीक हो गया। ये उच्चावच लक्षण है, भारत के सबसे व्यापक और उच्चावच लक्षण है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने लिखा है डैश जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। कौन जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है लिखा हुआ है, ठीक हो गया। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक हो गया। जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं, अधिवृषण, वृषण जालिकाएं और लैडिंग कोशिकाएं, ठीक हो गया। तो सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, ठीक हो गया। अब इसकी बात करें तो वृषण की जो शुक्र नलिकाएं होती हैं इसमें ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो विकसित हो रहे शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से पौधों में जीवाणु रोग कौन सा है, ठीक हो गया। फ्यूजेरियम मिलानी, नेक्स्ट भिंडी का पीला सिरा, किरमीर,
नेक्स्ट सिट्स कैंकर या फिर इसको साइट्रस कैंकर कहते हैं, गेहूं की किट, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स लिखा है इसने, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सिट्स कैंकर या साइट्रस कैंकर। तो इसका राइट आंसर है साइट्रस कैंकर, ठीक हो गया। साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया है जो साइट्रस पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पत्ती, तने और जो फलों में घाव जैसे आपको दिखने लग जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसने लिखा है क्या, फ्यूजेरियम मलानी, ठीक हो गया। फ्यूजेरियम विल्ट भी इसको कहते हैं। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से, फंगी से ये होता है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है इसका किसका, भिंडी का पीला सिरा, ठीक हो गया, या किरमीर कह रहा है ये, ठीक हो गया। तो ये वायरस के कारण होता है, ठीक, इसको मोज़ेक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गेहूं की किट, तो गेहूं की किट प्यूकसनिया नामक कवक से या फंगी से होता है, ठीक हो गया, प्यूकसनिया इसका नाम होता है। तो इसका राइट आंसर है सिट्स या साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर इसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस रेफ्रिजरेटर प्रशीतक का निष्पादन गुणांक क्या होगा जिसे, ये 360 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 360 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर खाद्य वस्तुओं को 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक हो गया। 9 डिग्री नहीं 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 90 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये भी आपका 360 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक हो गया। उस रेफ्रिजरेटर प्रशीतक का निष्पादन गुणांक क्या होगा जिसे 360 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर खाद्य वस्तुओं को 90 डिग्री पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक हो गया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ क्या लिखा है इसने, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, COP, ठीक हो गया। COP का मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या, परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ, दैट नीड्स टू मेंटेन ईटेबल्स एट 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री सेल्सियस इफ द रूम टेम्परेचर इज 360 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, ठीक हो गया। तो COP जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो COP का एक फॉर्मूला होता है TC अपॉन TH माइनस TC। तो TC क्या है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो TC है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर, ठंडे जलाशय का तापमान, ये केल्विन में लिखा जाता है, ठीक हो गया। और TH का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर, ठीक हो गया, गर्म जलाशय का तापमान, ठीक। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको केल्विन में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए जैसे TC है, ठीक हो गया, कोल्ड रिजर्वियर का टेम्परेचर है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 273.15 केल्विन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 363.15 केल्विन आएगा। हॉट रिजर्वियर की बात करेंगे, ठीक, अब हॉट रिजर्वियर की बात करेंगे तो देखिए 90 डिग्री लो टेम्परेचर होगा, 360 डिग्री हाई टेम्परेचर होगा, ठीक हो गया। तो TH की बात करेंगे तो 360 डिग्री प्लस 273.15 इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे इसको तो 633.15 केल्विन आएगा, ठीक। तो जब यहाँ से हम लोग COP निकालेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना 363.15 केल्विन अपॉन TH की वैल्यू है 633.15 केल्विन माइनस 363.15 केल्विन, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 10.44। तो इसका राइट आंसर है कितना 10.44। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको निकालना है तो इसको COP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो COP का फॉर्मूला होता है TC अपॉन TH माइनस TC, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर, ठीक हो गया। इसको केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
मेथेनॉइक अम्ल किस में मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथेनॉइक एसिड इज प्रेजेंट? ठीक, सिरका, विनेगर बोल रहा है, चींटी का डंक, नींबू और इमली, आंट स्टिंग, ठीक, लेमन और इमली। ठीक हो गया। अब देखिएगा इस पे क्या है कि मेथेनॉइक जो एसिड होता है वो एक्चुअल में हमें कहाँ मिलता है? चींटी के डंक में मिलता है। ठीक हो गया। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक, ये लिखा जाता है। ठीक हो गया, HCOOH। तो इसका राइट आंसर है एंट स्टिंग। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को जीवन के लिए उपयुक्त रखती है? अल्बेडो प्रभाव, संवहनी धारा, ग्रीन हाउस प्रभाव और जल चक्र। कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को जीवन के लिए उपयुक्त रखती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक हो गया। विच प्रोसेस डज कीप द अर्थ्स टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ? ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। अब देखिएगा अल्बेडो जो प्रभाव है या पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अल्बेडो इफेक्ट है, ये पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को ये संदर्भित करता है। ठीक हो गया। अगली बात करेंगे संवहन धारा की। ठीक, तो संवहन धारा तापमान अंतर के कारण तरल पदार्थ की गति को प्रदर्शित करती है। और जल चक्र की बात करेंगे तो हमें पता है कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर व नीचे पानी की निरंतर गति को हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो इसको कौन उपयुक्त रखता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कार्बन चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अनुत्क्रमणीय, बहुदिशात्मक, उत्क्रमणीय और रैखिक लिखा है। इन कार्बन साइकिल द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इरिवर्सिबल, मल्टी डायरेक्शनल, रिवर्सिबल और लिखा है क्या? लीनियर। जो 13 का आंसर है इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। लीनियर फॉर्मेशन है। कैसा फॉर्मेशन है? लीनियर फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। तो कार्बन चक्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? रैखिक होता है। ठीक हो गया। देखिए कार्बन चक्र में ऊर्जा का प्रवाह पड़ा हम लोगों ने, कैसा होता है? रैखिक होता है, लीनियर होता है। कार्बन साइकिल द फ्लो ऑफ एनर्जी इज लीनियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच सकता है बट देखिए सारे क्वेश्चनों के आंसर्स के एक्सप्लेनेशन है तो थोड़ा सा आप सब्र रख के पढ़ेंगे आराम से। CHCl3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? ठीक हो गया। तो CHCl3 का जो सामान्य नाम है वो क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ठीक हो गया। अब देखिएगा क्लोरोफॉर्म जो है रंगहीन और वाष्पशील तरल ये होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसने ऑप्शन दिया हुआ है एनिलीन क्या होता है। ठीक हो गया। तो एनिलीन जो होता है ये एक एरोमेटिक एमीन होता है जिसका फॉर्मूला C6H5 और NH2 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बेंजीन। बेंजीन को तो हम लोग सभी जानते हैं, C6H6। ठीक हो गया। ये जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और नेक्स्ट है एनिसॉल लिखा है। एनिसॉल जो होता है वो एरोमेटिक ईथर होता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5OCH3 होता है। ठीक हो गया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CHCl3 लिखा है तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे प्राकृतिक कृषि सहित पारंपरिक स्वदेशी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई है? ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग? ठीक हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ SSA। ठीक हो गया। नेक्स्ट दिया है इसने क्या? BPKP। नेक्स्ट दिया है क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है क्या? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिएगा जो 15 क्वेश्चन पूछा है इसने, प्राकृतिक कृषि सहित पारंपरिक स्वदेशी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई है? ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना
आरंभ की गई है। तो जो भारत सरकार ने जो योजना आरंभ की थी वो थी क्या, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक हो गया, BPKP, भारतीय ठीक प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसका जो ट्रांसलेशन फॉर्म है वो बोलता है इंडियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, ठीक हो गया, इंडियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए जो SSA है, SSA सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम है, ठीक हो गया, ये एक प्राथमिक शिक्षा को लेके कार्यक्रम है, ठीक हो गया, प्राथमिक शिक्षा को लेके कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है वो मत्स्य पालन विकास की एक योजना है और भारत सरकार द्वारा चलाई गई। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या है, जीवन बीमा योजना है, ठीक, जीवन बीमा योजना है। तो जो प्राकृतिक कृषि सहित पारंपरिक स्वदेशी कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार द्वारा योजना आरंभ की गई है उसका नाम है BPKP, ठीक, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। जैसा कि क्वेश्चन पढ़ते हम लोग को वर्डिंग से समझ में आ जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है भारत में विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक क्या है, ठीक हो गया, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक हो गया, तो वो कौन है, गोबर है, काऊ डंग, ठीक हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, A, गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिक चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, वेयर डज द एनर्जी टू ड्राइव द हाइड्रोलॉजिक साइकिल कम फ्रॉम, ठीक हो गया, हाइड्रोलॉजिक चक्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, सन से आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक हो गया, तो ये सन से हमारी एनर्जी आती है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये बोलता है क्या, आंध्र प्रदेश में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक हो गया, इज द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक हो गया। पहला जो है वो है क्या, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, अगला क्या है, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, अगला क्या है, गागा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगला क्या है, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। आंध्र प्रदेश में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है वो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि बाकी जो खिजड़िया है, कच्छ बस्टर्ड है और गागा वन्यजीव है तो ये कहाँ स्थित हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो तीनों जो पक्षी अभ्यारण्य दिए हैं ये तीनों के तीनों पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। तो आंध्र प्रदेश में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है वो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक हो गया, कृष्णराज सागर बांध पर, ओंकारेश्वर बांध पर और सुबनसिरी बांध पर और स्टेनली जलाशय पर, ठीक हो गया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विथ 600 मेगावाट कैपेसिटी इज बीइंग सेट अप ऑन, कहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है पूछा है, ठीक हो गया। तो जो 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे लगाया गया है, ये लगाया गया है कहाँ पे, ओंकारेश्वर बांध पे, कौन से पे, ओंकारेश्वर बांध पे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ओंकारेश्वर बांध पे। और जो ओंकारेश्वर बांध है यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। और यह नर्मदा नदी पर है, किस पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक हो गया।
और यह नर्मदा नदी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। और इस परियोजना से 2022-23 तक बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई थी। अब उस टाइम पे, क्योंकि 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक हो गया, तो ये लॉन्च हो चुका है, स्थापित किया जा रहा है, तब था ये स्थापित किया जा चुका होगा, ठीक हो गया। तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर है क्या, ओंकारेश्वर डैम। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हमसे कि तेलंगाना में स्थित जल संचयन बांध है, ठीक हो गया, तेलंगाना में स्थित जल संचयन बांध है, निम्न में से कौन सा तेलंगाना में स्थित जल संचयन बांध है। आप ऐसे समझिए, क्योंकि आगे से क्या दिया है, ब्लैंक स्पेस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक हो गया। हाँ, इज द वाटर हार्वेस्टिंग डैम लोकेटेड इन तेलंगाना लिखा है, तो पहला लिखा है इंद्रावती बांध, दूसरा लिखा है पटोरा बांध, श्री राम सागर बांध और हीराकुंड बांध। तो तेलंगाना में स्थित जो जल संचयन बांध है वो कहाँ पे है, वो है श्री राम सागर बांध पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 20 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, निम्नलिखित में से किसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ माना जाता है। पहली बात तो देखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे सारे के सारे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से, ठीक हो गया, कमजोर रूप से क्या होती हैं, चुंबकित होती हैं, चुंबकित होती है, ठीक हो गया। ये इसने पूछा है हमसे निम्नलिखित में से किसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ माना जाएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ठीक, वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक हो गया, सिल्वर दिया है, चांदी, एल्यूमिनियम दिया है, क्राउन कांच, क्राउन ग्लास दिया हुआ है और मैग्नीशियम दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक हो गया। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है, चांदी। चांदी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित होती है, ठीक हो गया। तो राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे लिखा है द्रवों में अपर रूपक प्रतिबल और विकृति दर के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखिएगा, अपर रूपक प्रतिबल और विकृति दर का जो अनुपात होता है, किस किस का, अपर रूपक प्रतिबल और विकृति दर का जो अनुपात होता है वो जो होता है क्या होता है, अपर रूपण गुणांक होता है। क्या होता है, अपर रूपण गुणांक होता है। इन फ्लूइड्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट कॉल्ड, क्या, शेयर मॉडुलस, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस, ठीक। तो 22 का राइट आंसर है क्या, अपर रूपण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, पूछ रहा है अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ क्या, एल्यूमिनियम, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है क्या, एनोडाइजिंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन के राउंड और है हमारे। अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ आपसे, तो अच्छे से आप देखेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भी हो रहे हैं। कल तक हम लोग 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहे थे, आज हम लोगों ने क्वेश्चन का अमाउंट बढ़ा दिया, 33 क्वेश्चन किए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधात्विक, गैर धात्विक भी हम लोग इसको कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं, ठीक हो गया। द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर
इन नेचर लिखा है, ठीक हो गया। प्लाविक होते हैं प्लाज्मा, उदासीन होते हैं न्यूट्रल, अम्लीय होते हैं एसिडिक, क्षारीय होते हैं बेसिक, ठीक हो गया। तो देखिएगा जो गैर धातु होते हैं या अधातु होते हैं, जो अधातु गैर धातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक हो गया। जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो ये एक ऑक्साइड बनाती है, ठीक हो गया। जो पानी में घुलने पर क्या बनाती है, एक एसिड बनाती है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, ठीक। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, नादिस जल संचयन विधियां कहाँ पाई जाती हैं। तो नादिस जल संचयन विधियां, नादिस मतलब होता है, नाडिस भी बोलते हैं इसको, तालाब कहा जाता है नादिस को, ठीक हो गया। नादिस जल संचयन विधियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ऑलमोस्ट ये कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती है। वहाँ पे ऐसा वातावरण रहता है, ऐसा क्लाइमेट रहता है कि वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वर्षा के जल को एकत्रित करके नादिस जल संचयन विधियों से पानी को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक। वेयर इज द नाडिस वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स फाउंड, तो कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, CO2 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतराण्विक बल मौजूद होते हैं। प्रबल स्थिर वैद्युत बल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, प्रबल कुलामी बल और परिक्षेपण बल। परिक्षेपण बला नहीं, परिक्षेपण बल है ये, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन CO2। तो क्या होता है, परिक्षेपण बल होता है, क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब पेपर में माना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मे बी कि हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आधा घंटा भी हमारा पेपर में क्या कर सकता है, खराब कर सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। मैं इसका इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 27 का जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है, फिर मैं नेक्स्ट में इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से इसको क्या कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव लेकर। इसने पूछा है, कार A 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, जबकि दो कारें B व C कार की विपरीत दिशा में प्रत्येक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब दूरी AB बराबर AC बराबर 1 किलोमीटर है, कार B कार C से पहले कार A से आगे निकलने का निर्णय लेती है। दुर्घटना से बचने के लिए कार B द्वारा आवश्यक न्यूनतम त्वरण क्या होगा। Car A travels at 36 km per hour while two cars B and C approach car capital A in opposite directions at 54 km per hour each. When the distance AB is equal to AC is equal to 1 kilometer, car B decides to overtake car capital A before car capital C. Does it? What is the minimum acceleration of car B required to avoid an accident? ठीक हो गया। देखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कार A की गति निकालेंगे, A का मोशन निकालेंगे, तो VA इसको हम लोग कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर है। देखिएगा, अब किलोमीटर पर आवर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा फिर, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक हो गया। B और C की गति निकालेंगे, तो V ऑफ BC हम लोग निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 54 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। तो 54 किलोमीटर पर आवर जब है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक हो गया। ये तो हमारा पहला स्टेप होगा। हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो B के सापेक्ष A की गति निकालेंगे, ठीक हो गया। रिलेटिव मोशन निकालेंगे, तो VAB की बात करेंगे तो इज इक्वल टू VA प्लस V क्या हो जाएगा, BC। तो VA की वैल्यू 10 प्लस कितना आ गया, 15, तो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करूंगा, स्टेप नंबर फर्स्ट था, स्टेप नंबर सेकेंड था, स्टेप नंबर थर्ड था। स्टेप नंबर थर्ड पे यदि कार B गति नहीं करती है तो कार A व C को मिलने में लगा समय, टाइमिंग निकालेंगे, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, अच्छा हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे कितना, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, कितना मीटर 1000 मीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आएगा 40 सेकेंड। अब टाइम का जो यूज़ होगा 40 सेकेंड टाइम यूज़ होगा, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास t इज इक्वल टू 40 सेकेंड है, ठीक हो गया। अब जो लास्ट इसका ऑप्शन आएगा, ठीक हो गया, जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1000 तो हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा 400 मीटर और ये ट्रैवल करेगा, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1000 प्लस 400 मीटर क्यों होगा, ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा क्वेश्चन तो प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो इस पे लेकर आऊँगा, ठीक हो गया। अब देखिएगा टी हमको गिवन है, ठीक, यू हमको गिवन है, ठीक हो गया, यू कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। और हमें क्या पता है, एस पता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या लगाएंगे, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना हमारे पास देखिए 1400, तो 14 कितना 1000 प्लस कितना 400, तो ये कितना हो गया 1400 हो गया, ठीक हो गया, कितना हो गया 1400, ठीक हो गया, इज इक्वल टू यू कितना हमारे पास 25 इंटू टाइम कितना हमारे पास 40, टाइम कितना है 40, ठीक, प्लस 1/2 हो गया इंटू ए, एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, इंटू टी 40 इंटू 40 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो 4 4 16 होता है, तो 1600 हम लिख देंगे, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 800 बचेगा, ठीक हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100, इधर लेकर आएंगे, ठीक हो गया, 1000 हो जाएगा, सॉरी, ठीक हो गया। 25 मल्टीप्लाई 40 इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 400 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 800 इंटू कितना ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल, देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना आएगा 8, 8 से 4 कैंसिल आउट आएगा कितना टाइम 1/2, 2 से 1 कैंसिल आउट होगा 0 पॉइंट कितना 5, एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को दिख रहा होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का जो ऑप्शन है हमारा, इन्हें दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। तो इसका क्या करूँगा प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो, ठीक हो गया, 0.5 मीटर पर क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है इसने, ठीक हो गया, मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, ठीक हो गया। तो टोटल एक्सेलरेशन की बात करेगा तो इसने ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये क्या है गलत आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 28। देखिएगा इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमारा पूरा एक आधा घंटा ही खत्म कर देंगे, ठीक हो गया। तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोग को बार बार, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, अयस्कों के शुद्धिकरण के लिए झाग प्लवन प्रक्रिया। देखिए 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है झाग प्लवन प्रक्रिया, ठीक हो गया, फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। अयस्कों के शुद्धिकरण के लिए झाग प्लवन प्रक्रिया के सिद्धांत मतलब किसके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक, फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, अधिशोषण पे, ठीक हो गया। ये एब्जॉर्प्शन पे ये डिपेंड करती है, ठीक हो गया, अधिशोषण पे ये क्या करती है डिपेंड करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक हो गया। तो इफ द नंबर्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स इज n देन द नंबर ऑफ, ठीक हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी पूछ रहा है, ठीक हो गया। यदि निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी, चतुष्फलकीय जो रिक्तियों की संख्या होगी कितनी होगी 2n होगी, ठीक हो गया, कितनी होगी 2n होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, वह संगठन क्या कहलाता है, ठीक हो गया। व्हाट इज द कोलिजन in which only some of the kinetic energy is lost and deformation is partially relieved called, ठीक हो गया। वह संगठन क्या कहलाता है जिसमें केवल कुछ गतिज ऊर्जा नष्ट होती है
और विरूपण आंशिक रूप से मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये क्या कहलाता है, अप्रत्यास्थ संगठन कहलाता है, इनइलास्टिक कोलिजन ये कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये हम लोग का वैसे 11th क्लास का क्वेश्चन है, टक्कर हमारी वहीं पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पर 9th क्लास में भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक हो गया, तो अप्रत्यास्थ संगठन या इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में बाघों की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, विच नेशनल पार्क हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक हो गया, तो ये क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और ताबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो भारत में बाघों की, सॉरी गलत लिखा हुआ है, बाघों की नहीं, बाघों की होगी, बाघों की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक हो गया, वो राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक हो गया, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक हो गया, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ठीक हो गया, और ये एक सेकेंड आप वेट कीजिए, देखिएगा मैं बता रहा था क्या, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा था इसमें, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक हो गया, ये नीलगिरी जैवमंडल का हिस्सा है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक हो गया, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्षारीय पार्थिव धातु लवण के यौगिकों में क्षार धातु लवणों की तुलना में कम घुलनशीलता होती है, यह, इसने डैश कर दिया है। ठीक हो गया, कंपाउंड्स ऑफ alkaline earth metal salts have less solubility than alkali matter, ठीक, alkali metal salts, this is ड्यू टू, किसके कारण से यह होता है कह रहा है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देखेंगे कि क्षारीय पार्थिव धातु लवणों के यौगिकों में क्षार धातु लवणों की तुलना में कम घुलनशील होते हैं, और यह किस कारण से होता है, यह क्षारीय मृदा धातु लवणों की उच्च जालक ऊर्जा के कारण होता है। ठीक हो गया, ये क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु लवणों की उच्च जालक ऊर्जा के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, बी। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो हमारा 40 मिनट प्लस का हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। ठीक, और आप एनालाइज कर रहे होंगे कि आपके आउट ऑफ 33 कितने मार्क्स आ रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स भी बताइएगा कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 33 आ रहे हैं। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का एक अकार्बनिक और अजैविक घटक कौन सा है। ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक, प्राथमिक उत्पादक, पशु, तृतीयक उत्पादक, तृतीयक उपभोक्ता और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का एक अकार्बनिक और अजैविक घटक कौन सा है। ठीक हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपके 33 में से बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। ठीक, माना आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चनों का फॉर्मेट बनाना प्लस इस वीडियो को शूट करना, थोड़ा सा मतलब वीडियो को प्रॉपर तरीके से सेट करना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। तो आप लोग ऐसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है और बढ़िया बढ़िया आपको वीडियोस लेकर आएंगे। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें इको, एनवायरनमेंट सारा का सारा प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारे के कॉम्बाइंड क्वेश्चन है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारों को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक हो गया, तो फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि माना आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में।